बिता रहे हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। और इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा भी सामने खड़ा है और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए मास्क बिल्कुल ना उतारें। मॉनसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बारिश से बढ़ रही मुश्किलों का असर नेपाल के साथ साथ भारत के हिस्सों में दिखा। 6 तस्वीरें जरा हम आपको दिखा दें। ये पहली तस्वीर मुंबई की, जहां आज एक बार फिर जोरदार बारिश हुई। बीती रात से ही मुंबई के कई हिस्सों में शुरू हुई बारिश सुबह लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से इसका सीधा असर आवाजाही पर पड़ा। दूसरी तस्वीर बिहार के बगहा की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया, जिसके बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए। कई गांव तो वहां टापू बने नजर आए, जबकि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। तीसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां हुई भारी बारिश आम लोगों के साथ साथ मरीजों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई। वहां से एक अस्पताल की तस्वीर सामने आई, जिसमें पानी भरने की वजह से इमरजेंसी वार्ड तक पानी पहुंच गया और वहां पहुंच पाना भी मुश्किल हो गया। तीसरी तस्वीर राजस्थान के बारां की, जहां हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई दरिया बह रहा हो। पांचवी तस्वीर भी देख लीजिए, यूपी के मथुरा की है, जहां हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लोग घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। छठी तस्वीर नेपाल के काठमांडू की है, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर दिखी। बताया गया वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक की मौत हुई, जबकि कई लोग लापता हैं। बिहार के बगहा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां एक उफनाती नदी में कार फंस गई। लोगों के हाथ पांव फूल गए जब थोड़ी ही देर में कार पूरी तरह से डूब गई। इसके बाद उसमें सवार लोग कार की छत पर चढ़ गए। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर तक तो लोग कार की छत पर खड़े रहे, लेकिन बाद में वो लोग जान बचाने के लिए नदी में कूदते और तैर कर निकलने की कोशिश करते दिखे। तो ये तस्वीर जरा आप देखिए, किस तरीके से पानी बरसने की वजह से ये स्थिति हुई। एक कार के ऊपर पहले काफी देर तक ये लोग अपनी जान बचाने के लिए खड़े रहे, लेकिन जब ऐसा लगा कि अब ये कार भी बहुत देर तक पानी का बहाव झेल नहीं पाएगी, तो ऐसे में ये लोग कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गए कि आखिरकार क्या तैर कर वो दूसरे रास्ते पहुंच सकते। लेकिन पानी का बहाव जरा आप देखिए, कितनी तेज ये बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए, ऐसा ये बहाव, जिसमें ये कुछ लोग जो है वो तस्वीरों में आपको देखिए गाड़ी के ऊपर फंसे नजर आए। बहुत देर तक इन्होंने इंतजार किया, धीरे धीरे इनकी गाड़ी भी डूबने की कगार में आ गई, जिसके बाद फैसला ये लिया इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कि कूदते हैं और तैरकर इस नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। तो बिहार के बगहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है। कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और इसी की वजह से हालात कुछ ऐसे बने हैं कि पानी का बहाव जरा आप देखिए कितनी तेज यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। एक गाड़ी यहां पर बीच में फंस गई, जिसके बाद लोग जो हैं पहले तो गाड़ी के ऊपर ही खड़े इंतजार करते रहे कि पानी का बहाव कम हो तो वहां से निकल पाए, लेकिन पानी का बहाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग ऊपर गाड़ी में चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, ये तस्वीरें हम बिहार के बगहा से देख रहे हैं, जहां पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगाई, क्योंकि गाड़ी भी डूबने वाली थी। शायद चंद्रमोहन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जो है वो इस पानी के तेज बहाव में कूदते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए बगहा का ये बांसगांव इलाका है, जहां पर हरहा नदी में तेज उफान है और इसी दौरान ग्रामीण सड़कों के जरिए ये बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज धार में बह गया है। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो बोलेरो गाड़ी में लोग सवार थे वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर उसके छत पर खड़े हैं और बाद में इनको रेस्क्यू कर बाहर लाया गया। तो जिस तरह से गंडक नदी में लगातार उफान है और जलस्तर बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार पानी बढ़ने लगा है और ऐसे में कई ऐसे आसपास के गांव हैं जहां पर तेज बहाव से पानी निकल रहा है। इसी दौरान
ये हरहा नदी में भी पानी बढ़ा है और तेज उफान से एक जगह से दूसरी जगह पानी निकल रहा है। तभी यह बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस दौरान गांव के लोगों ने इस बोलेरो को ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि पार करते समय तेज नदी की धार में यह बोलेरो बह गया और जो अंदर बैठे मौजूद लोग थे वो भी पानी के अंदर तक कुछ दूर तक चले गए गाड़ी में बैठे बैठे। बाद में इन लोगों ने किसी तरह से बाहर निकला और ऊपर जाकर खड़े रहे, जिसके बाद गांव के आसपास के लोग इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाले हैं। तो जिस तरह से लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और उसके बाद गंडक बराज में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इससे खास तौर पर मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज के जो जिले हैं, जो जिला है, ये पूरी तरीके से जो निचला इलाका है यह प्रभावित होने लगा है और कई ऐसे गांव हैं जहां लोग अपना घर भी छोड़कर बाहर जाने लगे हैं। और उसी का यह एक तस्वीर है बगहा के हरहा नदी के किनारे का, जहां पर बोलेरो गाड़ी क्रॉस कर रहा था और उसी दौरान यह पानी में बह गया। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बिहार के बगहा की तस्वीर, जहां पर आप देखिए पानी का बहाव इतना तेज, गाड़ी के ऊपर ये लोग खड़े होकर अपनी जान बचाने की कोशिश काफी देर तक करते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस बहाव के साथ ये गाड़ी भी बह सकती है और पानी का स्तर भी जो है वो बढ़ रहा है और गाड़ी भी इसमें डूब सकती है, तो ऐसे में दूसरा विकल्प इनके सामने यही था कि अपनी जान को जोखिम में डाला जाए और पानी में कूदकर तैर कर अपनी जान बचाने की कोशिश की जाए। चंद्रमोहन, क्या किसी तरीके का अलर्ट नहीं दिया गया लोगों को कि इतने स्थिति ऐसी हो सकती है, पानी, नदियां उफान पर हैं, आप इस रास्ते से ना जाएं? तो चंद्रमोहन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीर जरा आप देखिए, बगहा की तस्वीर बिहार की, जहां पर भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो हैं वो फंसे हुए नजर आए। हालांकि बाद में जो आसपास के लोग थे उन्होंने किसी तरह इन लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन आप समझिए पानी का बहाव इतना तेज और ऐसे में अगर इन तक वक्त पर मदद नहीं पहुंचती तो आज ये जिंदा नहीं होते। लेकिन तो जो स्थिति है वो आप देखिए, पहले तो गाड़ी से उतरकर इन्होंने सोचा कि गाड़ी के ऊपर ही खड़े हो जाएं ताकि अपने आप को बचाया जा सके, लेकिन पानी का बहाव तो एक तो तेज था ही, जिससे डर ये था कि कहीं गाड़ी भी इसकी चपेट में ना आ जाए, और दूसरा खतरा ये कि पानी का स्तर जो है वो भी बढ़ रहा था। गाड़ी धीरे धीरे ऐसा दिखने लग गई कि जैसे डूब रही हो। तो अब पूरी गाड़ी डूबने से पहले इन लोगों ने सोचा कि चलो अब पानी में कूद कर अपनी जान बचाई जाए, तैर कर अपनी जान बचाई जाए। वक्त रहते पर गाँव के लोग भी वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने उनकी मदद की और इन लोगों को रेस्क्यू किया। तो बिहार के बगहा से ये हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ये उफनती नदी आप देख रहे हैं। एक कार पहले वहां पर फंस जाती है, पहले कोशिश होती है कि कार को वहां से निकाला जाए, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती है। उसके बाद पानी का स्तर बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आता है। लोग जो अंदर गाड़ी में सवार थे, चारों तरफ उनके पानी और बीच में फंसी गाड़ी, विकल्प कुछ नहीं था और ऐसे में गाड़ी के ऊपर ही खड़े रहना इन्होंने मुनासिब समझा। लेकिन पानी का बहाव जरा आप देखिए, कितनी तेज ये बहाव, ऐसे में ये गाड़ी बह सकती थी, ये खतरा भी था, लेकिन गनीमत रही कि गाड़ी वहीं पर फंसी रही। लोग गाड़ी के ऊपर खड़े नजर आए, काफी देर तक इंतजार किया कि पानी का बहाव अगर कम हो और पानी का स्तर अगर थोड़ा कम होता है तो वो वहां से गाड़ी निकाल पाए या खुद को बचा पाए, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनती नजर नहीं आई। ऐसे में धीरे धीरे गाड़ी भी पानी में डूबती हुई नजर आने लगी और जब ये खतरा ज्यादा बढ़ गया कि अब थोड़ी ही देर में पूरी गाड़ी डूब जाएगी, तो लोगों ने यही मुनासिब समझा कि इस पानी के तेज बहाव में कूदा जाए और तैर कर अपनी जान बचाने की एक आखिरी कोशिश की जाए। ये तस्वीर जरा उस वक्त की देखिए, देखिए यही एक रास्ता था जिस रास्ते से ये गाड़ी गुजर रही थी, जहां पर लोग भी आपको कुछ खड़े नजर आ रहे हैं। यही जब पानी का बहाव तेज हुआ तो संतुलन गाड़ी का बिगड़ा और उसके बाद गाड़ी वहां जाकर फंस गई। उसके बाद गाड़ी में सवार लोग कोशिश करने लग गए कि कैसे वो बाहर निकले। तो सबसे पहले गाड़ी का दरवाजा खोलकर उन्होंने गाड़ी के ऊपर चढ़ना मुनासिब समझा। पहले वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, फिर मदद के लिए कहते रहे कि कोई मदद उन तक पहुंच जाए, लेकिन जब तक गांव वाले कुछ मदद कर पाते तब तक गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी डूबी सी नजर आने लग गई और ऐसे में लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई। हालांकि लोग भी वहां पर आसपास मौजूद थे, उन्होंने भी मदद की, जिसकी वजह से इन सबकी जान बच पाई।
चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या किसी तरीके का अलर्ट नहीं दिया गया था कि इस रास्ते से जाना अभी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, देखिए लगातार गंडक नदी में पानी बढ़ने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है और लगातार जो को सचेत भी कर रहा है। वहीं जो बगहा इलाका है, बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज जिले में पूरी तरह से अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि लोगों को जो निकला है वहां से बाहर, जो बगहा इलाका जो पर, लेकिन अगर चंद्रमोहन, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये देखिए, अब ये वीडियो सामने आया है जो इस बात को भी चिता रहा है कि अगर ऐसे मौसम में, इस तरीके की स्थिति में आप निकलने की सोचते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है, इससे आभास आप कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये दरअसल एक रास्ता जहां पर लोग भी देखिए खड़े हैं, अभी भी लोग खड़े हैं वहां पर, जो कि सुरक्षित नहीं है। पानी का बहाव इतनी तेज है कि हो सकता है ये बहाव लोगों को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इसी का नतीजा कुछ ऐसा रहा कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, उसने कोशिश की कि ये रास्ता वो पार कर ले। पानी का बहाव तो था ही, लेकिन ये था कि हो सकता है गाड़ी आगे निकल जाए, लेकिन तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और उसके बाद गाड़ी जाकर फंस गई। और काफी जद्दोजहद के बाद इन लोगों की जान बच पाई है। गनीमत ये रही कि इन लोगों की जान बच गई। चंद्रमोहन, बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार गंडक नदी उफान पर है, इससे इस इलाके के लोगों का, खास तौर पर बगहा, बेतिया और मोतिहारी के साथ साथ गोपालगंज जिले में अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। क्योंकि जो कोसी जो बारात से अभी तक अलर्ट आया है, उसमें ये कहा गया है कि 4,04,000 क्यूसेक पानी 9 बजे के करीब हुआ है। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर खतरा और मंडरा रहा है। और सबसे जैसे ही पानी लगातार बढ़ रहा था गंडक नदी में, उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो लोगों को अलर्ट करने के लिए जो स्पेशल टीम लगाई गई है, लोगों को खबर जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाई जाने की कोशिश की जा रही है। और जो अगर ये बोलेरो इस तरह से डूबते हुए नजर आ रहा है, अगर ड्राइवर शायद मान गया होता, ग्रामीणों ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन ये रुका नहीं। और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर सामने आई है, जिसमें बोलेरो हरहा नदी में सीधे तौर पर बहते हुए नजर आ रहा है। और जो बोलेरो में लोग मौजूद थे, ये जान बचाकर किसी तरह से इसके छत के ऊपर गए, वरना नजारा कुछ और हो सकता था यहाँ पर। तो जो ये इलाके हैं और जिस तरह से नेपाल में बारिश हो रही है लगातार, उससे गंडक नदी उफान पर है। और जो गंडक नदी से सटे हुए जो 3 जिले हैं, उनको सीधे तौर पर अलर्ट पे रखा गया है और जो वरीय अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में जो लगातार बारिश हो रही है, उससे गंडक नदी का उफान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और वाल्मीकि नगर बराज से अभी सुबह 9 बजे का आंकड़ा है कि 4,04,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, तो आगे के जिलों में खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में तो ये अन्य जिले हैं, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, इन जगहों पर अलर्ट किया गया है। और जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, इनको बाहर खाली कर आने का निर्देश भी दिया जा रहा है। लोगों को एहतियात के तौर पर चेतावनी भी दी जा रही है। और अभी गोपालगंज की एक तस्वीर सामने आई है, जहां लोग, निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो अपने गांव को खाली कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। तो इसी का यह नतीजा है जो ये हरहा नदी से बगहा इलाके में बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोशिश कर रहा था और उसी दौरान ये पानी में बहा है। हालांकि अभी तक जान माल की नुकसान नहीं हुई, क्योंकि लोग जो भी बोलेरो में सवार थे वो ऊंचे ऊपर चढ़ गए। और यही वजह है कि जलस्तर सिर्फ बोलेरो का जो ऊपरी भाग था वहां तक पहुंच रहा था। यही वजह है कि जो बोलेरो में सवार लोग थे उनकी जान बच पाई है। चंद्रमोहन, हम अभी भी लोगों को देख रहे थे उस वक्त कि उस रास्ते पर, जो रास्ता अब खतरनाक हो गया क्योंकि पानी का बहाव वहां पर बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ लोग अभी भी वहां पर खड़े हैं। और ऐसे वक्त पर बहुत सारे ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जो अपनी मोटरसाइकिल लेकर या अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजरते हैं। क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई टीम वहां पर मुस्तैद की गई? क्योंकि एक हादसा हमने अभी अपने आंखों के सामने देखा। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो भी आसपास के गांव है बगहा इलाके का, क्योंकि गंडक नदी का जो वाल्मीकि बैराज है वो बिल्कुल करीब में है। और ऐसे में जब पानी उधर से डिस्चार्ज होता है तो सबसे पहले आसपास के लोगों का नुकसान होता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कल रात से लोगों को इत्तला किया जा रहा था कि आसपास गाँव के लोग हैं वो ऊंचे स्थानों
और ऐसे में जो ये छोटा रोड है, यहाँ पर तो किसी प्रशासन की और न ही पुलिस की तैनाती थी, क्योंकि ये गांव का छोटा सड़क है जिसके जरिए एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं। और धीरे धीरे पानी का बहाव बहते बहते ये जो हरहा नदी है, यहाँ पर तेज बहाव शुरू हो गया। हालांकि जब बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पार करने की कोशिश कर रहा तो ग्रामीण लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था और प्रशासन की कोई टीम वहां पर मौजूद नहीं थी जो जोर जबरदस्ती इसको रोक सके, जगह से दूसरी जगह जाने पर मना कर सके। और शायद यही वजह है कि इस तरह का नतीजा सामने आया, जब ग्रामीण सड़कों पर गुजर रहा बोलेरो गाड़ी तौर पर पानी के अंदर चला गया। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि जो बोलेरो में लोग सवार थे वो किसी तरह से ऊपर बैठ अपनी जान बचाए और बाद में ग्रामीण लोगों की मदद से फिर इनको बाहर लाया गया। तो अभी बोलेरो गाड़ी वैसे ही की वैसे पड़ी हुई है और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ते जा रहा है गंडक नदी में। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब ये बोलेरो गाड़ी का बाहर आना भी काफी मुश्किल है और जिस तरह से तेज धार पानी का होते जा रहा है, इस बहाव में हो सकता है कि बोलेरो गाड़ी और आगे चला जाए और बाद में इनको जोड़ना काफी मुश्किल हो जाए। चंद्रमोहन, जरा ये भी बताइए, ये घटना घटी कैसे और कितनी देर तक ये लोग वहां पर ऐसे ही फंसे रहे? देखिए, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है नेपाल में और सीधे नेपाल से जो पहाड़ी पानी निकलता है वो सीधे गंडक बराज होते हुए जो गंडक नदी के किनारे बसे हुए जिले हैं उनको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और अभी जो अलर्ट आया है गंडक बराज की ओर से, जो वहाँ के इंजीनियर मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 4,04,000 क्यूसेक पानी अभी सुबह 9 बजे डिस्चार्ज हुआ है, जो आगे जाकर तबाही मचा सकता है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश भी हो रही है, जिसमें गोपालगंज के कुछ हिस्से हैं, मुजफ्फरपुर के कुछ हिस्से हैं और साथ ही मोतिहारी बेतिया के कुछ हिस्से हैं, जहां पर लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। कुछ देर के लिए पानी रुकता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। यह और खतरा पैदा कर सकता है और यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे पानी बढ़ते जाएगा आगे जिले में, खास तौर पर जो गोपालगंज है, गोपालगंज का जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ इलाका है, निचला इलाका है, जो छपरा का कुछ इलाका है, साथ ही मोतिहारी और बेतिया का इलाका है, यहाँ पर पानी बढ़ सकता है और लोगों के लिए परेशानी पैदा हो सकता है। ऐसे में कल शाम से ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों को यह अलर्ट किया जा रहा है कि वो बाहर निकले, ऊंचे स्थानों पर जाएं, ताकि इस बाढ़ से बचा जा सके, जान माल का नुकसान ज्यादा ना हो सके। ऐसे में लोगों को बाहर लाने की कोशिश भी की जा रही है और उसी दौरान यह बगहा में बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पार करने की कोशिश कर रहा था और तभी यह पानी में बह गया। फिलहाल चंद्रमोहन, जरा ये भी बताइए कि कब तक ये स्थिति ऐसे ही बनी रह सकती है, क्योंकि ये एक रास्ता है जिससे लोग इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो जाहिर तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतें भी हो रही होंगी। बिल्कुल, देखिए, स्थानीय लोगों की परेशानियां कल से ही बढ़ने लगी है। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है गंडक बराज में और जो वाल्मीकि नगर बराज है वहां पर पानी बढ़ रहा है। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर कई गांवों में पानी आ गया है, जहां के लोग अपनी जान बचाकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि ये जो ग्रामीण सड़क है इस पर लगभग 3 फीट के करीब पानी बह रहा है। ऐसे में जो गांव में लोग फंसे हैं वो गांव के अंदर में हैं, जो बाहर आ चुके हैं वो बाहर में फंसे हैं, गांव के अंदर नहीं जा सकते। और नेपाल में लगातार बारिश हो रही है जो लोगों को परेशानी में डाल रहा है और ऐसी ही बारिश होती रही तो कल शाम में खबरें आई थी वाल्मीकि नगर बैराज से कि 3,70,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जो रात में 3,84,000 के करीब हो गया और आज सुबह 9 बजे 4,04,000 क्यूसेक हो गया। तो ये राइजिंग पोजीशन में है, बढ़ रहा है लगातार और नेपाल में लगातार बारिश भी हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से बारिश होती रही और पानी लगातार जो राइजिंग पोजीशन में है, पानी का डिस्चार्ज होना वो लगातार अगर बढ़ते क्रम में रहा तो आने वाले दिनों में जो ये 4 जिले हैं इन पर सबसे अधिक खतरा है, जिसमें जो बगहा इलाका है यहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं साथ में जो बेतिया का कुछ इलाका है जो गंडक नदी से सटा हुआ है
वहाँ पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। और कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी घुस चुका है। और वहीं साथ में जो मोतिहारी जिला है उसके कई जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी होने लगी है। गोपालगंज के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है। तो लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है और नेपाल में बारिश भी लगातार हो रही है जो लोगों को परेशानी में डाल सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये जो बारिश लगातार शुरू हुई है इससे किस तरह की खतरा पैदा हो गया है। और अब जो प्रशासन की टीम है, जो जिला प्रशासन है, वो लगातार लोगों को यह बताने की कोशिश भी कर रहा है कि जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो बाहर आ जाएं, वरना पानी जिस तरह से बढ़ रहा है इससे और लोगों को परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए ये तस्वीरें जरा किस तरीके के हालात उस वक्त बन गए थे जब इस सड़क से गुजरने की कोशिश इस गाड़ी ने की, उसके बाद संतुलन बिगड़ा और पानी में जाकर ये कार फंस गई। लोग जो अंदर बैठे थे उन्होंने पहले गाड़ी के छत पर चढ़ने की कोशिश की और उसके बाद अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का स्तर जो है वो बढ़ता गया, जिसके बाद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उधर मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश का असर अब वहां साफ दिखाई देने लगा है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क कहां है और नदी कहां है इसका फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। दादर से हिंदमाता तक सड़कें तालाब में तब्दील दिखी। भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गईं। सुबह काम पर जाने वाले लोग बारिश की वजह से परेशान नजर आए। सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आई। भारी बारिश और पानी भरने की वजह से गाड़ियां बड़ी सावधानी से रास्ते को पार करती नजर आई। उधर मुंबई के हिंदमाता इलाके में भारी बारिश की वजह से जैम जैसे हालात बन गए। जिन सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार में हवा से बातें किया करती थीं, उन पर सभी गाड़ियां कछुए की चाल में अब चलने को मजबूर हैं। जिन सड़कों पर बेधड़क होकर गाड़ियां गुजरती थीं, वहां भारी बारिश के बाद उमड़े सैलाब ने अपना कब्जा कर लिया। भारी बारिश की वजह से पानी फुटपाथ के ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद बीएमसी ने पानी को निकालने का काम शुरू किया ताकि लोगों की मुश्किलें कम हो सके। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, आप किस जगह पर हैं और वहां पर अभी ताजा हालात क्या बने हुए? क्या बारिश अभी भी हो रही है? है और यहाँ पर जो है आप तस्वीरें अगर पीछे देखेंगे, बारिश थोड़ी हल्की हुई है जिसके चलते अब धीरे धीरे यहाँ सड़कों से पानी उतरना शुरू हो गया है। लेकिन इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था कि इसको उतरने में थोड़ा और वक्त जो है अर्पिता जाएगा। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो, क्योंकि अगर बारिश लगातार इसी तरह से जारी रही या दोबारा तेज हुई तो फिर हालात उसी तरह के बन सकते हैं। आप देखिए कि फिर भी अभी भी सड़कों पर पूरा पानी है और इसको उतरने में वक्त जाएगा। जिस तरह से बारिश हुई है और जिस तरह से हालात सड़कों पर बने हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हुई हैं, उसको देखते हुए किस तरह का ट्रैफिक भी लगा हुआ है। मैं आपको अगर दिखाऊं पीछे तो आप देखिए कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो अब चींटी की रफ्तार से रेंग रही है, क्योंकि इन्हीं सड़कों पर ये गाड़ियां जो है रफ्तार से दौड़ती हैं। लेकिन पानी ने उनकी स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। जो लोग सुबह दफ्तर के लिए निकले थे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 8 बजे के बाद से बारिश होना फिर से तेज से शुरू हुई थी और फिर 2 घंटे की जो बारिश हुई है तेजी के साथ, उससे मुंबई के कई इलाकों में इसी तरह से पानी भरा है। और जो मैं अगर हालात दिखाऊं तो ये पूरा जो रास्ता है आप देख रही हैं, ये रास्ता सीधा जो है सायन की तरफ जाता है और ये पूरा रास्ता जो है वो पानी से अभी भी भरा हुआ है। हालांकि धीरे धीरे पानी का उतरना शुरू हो गया है क्योंकि बारिश कम हुई है, लेकिन अगर बारिश लगातार तेज हुई तो स्थिति फिर से वही हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान साफ तौर पर यह जताया है अर्पिता कि आने वाले 2 से 3 घंटों में और तेज बारिश मुंबई में होगी। तो ऐसे में साफ तौर पर खतरा अभी टला नहीं है। आप देखिए जब बसें गुजर रही हैं तो किस तरह से पानी नदी में, जिस तरह से पानी जो है लहर मारता है, उसी तरह का पानी जो है यहाँ पर जो है लहर मार रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये सड़क है मुख्य जो है दादर वीवीआईपी इलाकों में आता है, वहाँ की ये सड़क है, ये हाल है यहाँ पर। तो समझिए कि अंदरूनी जो इलाके हैं मुंबई में वहाँ क्या हाल होगा। सबसे अहम चीज एक बार फिर से मैं कहूँगा कि फुटपाथ के ऊपर तक पानी गया था, लेकिन धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी इतना पानी है कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त अभी भी जो है अर्पिता लगेगा इसको पानी उतरने में, अगर बारिश नहीं होती है तो साफ तौर पर यहाँ पर जो स्थिति
हर साल अर्पिता देखने को मिलती है, वो ही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। 3 दिन पहले, मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो 3 दिन पहले बीएमसी की मेयर और कमिश्नर जो है यहाँ पर आए थे। उन्होंने ये दावा किया था कि पानी ज़्यादा जो है बारिश हुई है, जिसके चलते पानी मुंबई में भरा है। उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन आज पिछले हफ्ते से कम ही बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है और ना ही समुद्र में हाई टाइड है। उसके बाद भी मुंबई की सड़कों पर इस तरह से पानी भरना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है और इस पर अब बीएमसी प्रशासन, बीएमसी में जो मेयर हैं, उनको अब सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से स्थिति से निपटा जाए। अगर हालात यही बने रहेंगे तो दिक्कतें लोगों की बढ़ेंगी और हादसों को बुलावा मिलेगा, क्योंकि इस सड़कों पर गड्ढे भी बहुत सारे हैं। ठीक है दिवाकर, जरा रहिए आप साथ। अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अभिषेक, आप कहां पर हैं और वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, मैं इस समय वर्ली इलाके में हूं। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, कैमरामैन से चाहूं तस्वीरें दिखाए, वर्ली के इलाके की तस्वीरें। यहाँ बारिश लगातार हो रही है, तेज बारिश हो रही है और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, जिसके कारण अब धीरे धीरे हाई टाइड का समय शुरू हो गया है। क्योंकि अब से हाई टाइड शुरू होता है 4 बजे के आसपास के हाई टाइड का वक्त बताया गया, जब 4 मीटर से ऊपर लहरें उठेंगी। लेकिन उसके ठीक पहले बारिश शुरू हो गई है। अगर इसी तरीके के बारिश का हालात रहे तो निश्चित तौर पर साउथ मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके हैं, जहां पर पानी भरने की संभावना काफी ज्यादा होती है और कई जगहों पर पानी भरने की शुरुआत भी हो चुकी है। चाहे वो हिंद माता की बात करें, सांझ सर्कल की बात करें, या कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर कि पानी भरने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बारिश लगातार हो रही है साउथ मुंबई में और इसी तरीके के हालात मुंबई के अलग अलग हिस्सों के दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर बारिश शुरू है। फिलहाल कोशिश बीएमसी की ये है कि बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित ना हो, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें ईस्टर्न सबब में दिखाई पड़ रही है, चाहे वो हिंद माता की बात करें, दादर की बात करें, सांझ सर्कल की बात करें, कुर्ला के कई हिस्सों की बात करें, वहां पर पानी का जमा हो रहा है और लगातार बीएमसी कोशिश कर रही है। अभी जब हाई टाइड नहीं है तब इस तरीके के हालात है। अगर हाई टाइड इस समय, इस बारिश के समय होता तो निश्चित तौर पर मुंबई करों के लिए मुश्किल बढ़ती। फिलहाल करीब 1 हफ्ते के आसपास का वक्त था जब उसके बाद बारिश एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ी है और आज सुबह से ही लगातार मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफी तेज बारिश है। वर्ली इलाके में काफी तेज बारिश है ये, और जिसके कारण लोग अपनी गाड़ियां धीरे धीरे चला रहे हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी का भी लो देखी जा रही है, जिसके कारण लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों का दिखाई पड़ रहा है। अर्पिता, दिवाकर, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है इस वक्त? देखिए, इस वक्त मैं हिंद माता में मौजूद हूँ अर्पिता। यहाँ पर बारिश थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो सबब के इलाके, जो ईस्टर्न सबब है और वेस्टर्न सबब मुंबई का इलाका है, वहाँ पर चाहे बांद्रा हो या फिर जो है अंधेरी की तरफ जो है या फिर चेंबूर की तरफ आप ईस्टर्न सबब में जाएंगी तो वहाँ पर भी काफ़ी तेज बारिश की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये बारिश अगर कम नहीं हुई तो मुसीबतें मुंबई करों की बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से तेज बारिश 2 घंटों तक हुई है और इस सड़क को जो है तब्दील होने में, तालाब में जरा भी टाइम नहीं लगा है। और अगर बारिश अब कम हुई है तो पानी का उतरना जो है यहाँ पे शुरू हुआ है। लेकिन अगर बारिश फिर से हुई, क्योंकि मौसम विभाग ने जो आशंका व्यक्त की है कि आने वाले 2-3 घंटों में जो है ये बारिश फिर से तेज हो सकती है मुंबई में, तो इसको देखते हुए कुछ इंतजामात अब बीएमसी को करने होंगे। क्योंकि अगर इंतजामात नहीं किए जाएंगे तो इसी तरह के हालात बनेंगे जो ये सामने आपको बने हुए दिख रहे हैं। अभी भी पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि बारिश कम होने के बाद भी जो है अभी इसको उतरने में वक्त लगेगा। आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो फंस जा रही हैं यहाँ पर, और क्योंकि सड़क पर गड्ढे हैं और इस गड्ढों के चलते देखिए किस तरह से लोगों को संभल के चलना पड़ रहा है। क्योंकि सिर्फ पानी से ही मुसीबत नहीं है, बल्कि इन सड़कों पर जो गड्ढे हैं उससे अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो हादसों को आमंत्रण मिल सकता है। तो ऐसे में जो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं, ट्रैफिक अभी भी, मेरे पीछे में अगर कहूँ तो कैमरा में दिखाएंगे, ट्रैफिक अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से अभी खाली नहीं हुई है, पानी अभी भी भरा हुआ है, इसलिए लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। और इसके चलते पूरा जो ट्रैफिक का हिस्सा है, ये किंग सर्कल से लेकर अगर आप हिंद माता की तरफ आएंगे तो पूरा ये ट्रैफिक जाम है। जो ऊपर ब्रिज बनाया गया ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का, वो जो है पूरी तरह से जाम है। तो ऐसे में स्थिति अभी बारिश कम होने के चलते जरूर
थोड़ी नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन जब बारिश का जो अनुमान है मौसम विभाग का कि 2-3 घंटों में और तेज बारिश होगी तो उससे हालात और बिगड़ेंगे अर्पिता। और जिस तरह की तस्वीरें आपको हमने दिखाई उसको देखते हुए तस्वीरें फिर से वही सामने आ सकती हैं अर्पिता। बिल्कुल, तो ये स्थिति देखिए बनी हुई है। मुंबई में अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है और अभी आने वाले कुछ वक्त और बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो पानी भर रहा है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ कई जगहों पर घुटनों तक पानी भी पहुंच चुका है। जैम जैसे हालात से दो चार होना पड़ रहा है मुंबईकर को और ये मुसीबत की बारिश अभी कुछ दिन और बरस सकती है। हालांकि बीएमसी की तरफ से अपनी तैयारियां की जा रही हैं, पानी की निकासी का काम चल रहा है, लेकिन उस पर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। सचिन पायलट को कांग्रेस का प्रस्ताव मिला। पायलट को 3 मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की यह खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें, निगम और बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व देने की बात सचिन पायलट के लिए की गई। सचिन पायलट को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। पायलट को कांग्रेस का यह प्रस्ताव मिला है। जिस तरीके से बार बार सचिन पायलट ये कह रहे थे कि सचिन पायलट की तरफ से ऐसी जानकारी दी जा रही थी कि कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए, आला कमान को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, लेकिन अब उसके तहत पायलट को कांग्रेस का ऑफर मिला है। कांग्रेस का ये प्रस्ताव है कि 3 पद मिल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसी के साथ ये प्रस्ताव बड़ा ऑफर एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को, जहां पर 3 मंत्री पद का ये प्रस्ताव सचिन पायलट के सामने रखा गया। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अरुण, देखिए, सचिन पायलट काफी दिनों से ये बात कह रहे थे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, सुलह कमेटी कोई फैसला नहीं ले रही है, आला कमान मुलाकात नहीं कर रहा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि सचिन पायलट को फाइनल ऑफर दे दिया गया है। 3 से ज्यादा मंत्री पद किसी भी कीमत पर उनको नहीं दिया जा सकता। उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि 9 जगह खाली है मंत्रिमंडल में, जिनमें 6 बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक आए हैं सरकार बचाने के लिए, उनको भी समायोजित करना है। 12 के आसपास निर्दलीय विधायक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह देनी है। और कांग्रेस पार्टी ये जोर देकर के ये बात कह रही है क्योंकि ये इन दोनों ने मिलकर के सरकार बचाने की पूरी कोशिश की थी। सचिन पायलट ने सरकार को तोड़ने के लिए सरकार गिराने की कोशिश की थी, इसलिए 3 मंत्री पद से ज्यादा उनको मंत्री पद देना ठीक नहीं होगा और नहीं अशोक गहलोत को नाराज करना ठीक होगा। तो ये बात साफ कर दी गई। दूसरी बात, पहले उनको सिर्फ किसी राज्य का इंचार्ज बनाने का ऑफर दिया गया था, केंद्र में लाकर के, AICC में लाकर। अब ये भी कहा गया है कि अगर वो चाहेंगे तो उनको महासचिव बना दिया जाएगा, साथ ही साथ किसी एक बड़े राज्य का प्रभार भी दे दिया जाएगा। ये बेस्ट है जो कांग्रेस पार्टी ऑफर कर सकती है सचिन पायलट को। ये कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है। 3 मंत्री पद, महासचिव बनाकर के किसी राज्य का प्रभारी बना देना और साथ ही साथ निगम और बोर्डों में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, मुख्यमंत्री उस पर फैसला लेंगे। बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट की नाराजगी दूर करना चाहता है आला कमान। वो चाहता है कि पार्टी में बने रहें, लेकिन अशोक गहलोत को नाराज भी नहीं करना चाहता और दोनों के बीच संतुलन बनाने का एक फार्मूला तैयार किया गया है। जाहिर सी बात है, गेंद अब सचिन पायलट के पाले में, वो क्या जवाब देते हैं और उसी पर निर्भर करेगा कि सचिन पायलट का अगला रुख क्या होगा और आला कमान उनसे कब मुलाकात करेगा। सूत्रों का यह कहना था कि आला कमान सचिन पायलट से मुलाकात तब करेगा जब किसी ऑफर को लेकर के स्पष्ट हो जाए, पारदर्शी तरीके से ये पता चल जाए कि सचिन पायलट सकारात्मक है इस ऑफर को लेकर के, उसके बाद ही आला कमान से उनकी मुलाकात हो पाएगी। भवानी का भी रुख कर लेते। भवानी, आपके पास क्या जानकारी कि सचिन पायलट, पहले तो जो खबर आ रही थी कि 5 से 6 मंत्री पद चाह रहे हैं, अब 3 को ऑफर मिला है, क्या होने की संभावना? देखिए, पहली बात तो ये है कि शुरू से ही जो अशोक गहलोत है वो 3 की बात कर रहे थे। अशोक गहलोत का तर्क ये था कि सचिन पायलट के कोटे से 6 मंत्री बनाए गए थे शुरुआत में जब सरकार बनी थी, उसमें से 3 को हटा दिया था सचिन पायलट समेत, तो बाकी बचे 3। तो अशोक गहलोत का तर्क ये कि 3 मंत्री तो ऑलरेडी सचिन पायलट के मौजूद हैं मंत्रिमंडल के अंदर। अब सचिन पायलट लेकिन उनको अपने नहीं मानता, वो कह रहे हैं कि पाला बदल चुके हैं। तो लेकिन वो अशोक गहलोत कह रहे हैं तो उन्हीं के कोटे के 3 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं। अशोक गहलोत शुरू से ये कह रहे हैं कि 3 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये पार्टी आला कमान ने जो ये खाका तैयार किया था, ये अशोक गहलोत ने एक दिन पहले पूरी एक डिटेल रिपोर्ट दी है जिसके अंदर ये बताया गया था कि मैक्सिमम लास्ट 3 का ऑफर है, लेकिन 3 में भी ज़्यादा संभावना इसलिए नहीं बचती है क्योंकि उसके बाद में BSP से आए हुए विधायक, उनको एडजस्ट करना, 10 निर्दलीय जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, यानी 10 + 6 16 ऐसे हैं जो बाहर से आए, उनको एडजस्ट करना। इसलिए सचिन पायलट को कहीं ना कहीं थोड़े में संतुष्ट करना पड़ेगा। अशोक गहलोत
1 या 2 की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 3 का उनका जो हक पहले के हिसाब से बनता है वो 3 पार्टी देने को तैयार है। लेकिन सचिन पायलट दूसरी तरफ जो दबाव अब बना रहे हैं वो मंत्री पद से ज़्यादा दबाव इस पर बना रहे हैं निगम कॉर्पोरेशन के अंदर अपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, क्योंकि अब सचिन पायलट को चिंता है कि अगर निगम बोर्डों में उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अगर जगह मिल दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 40 ऐसी पोस्ट है निगम बोर्ड में जो राज्य मंत्री का दर्जा है, जिनका उनको लाल बत्ती मिलती है, वो स्टेट मिनिस्टर MOS के बराबर ही है वही पोस्ट। तो वो ये चाहते हैं कि उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए, 40 में से कम 15 के आसपास मिल जाए। तो अब वो बार्गेनिंग इस बात को लेकर ये दबाव सचिन पायलट के समर्थक भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं कि निगम कॉर्पोरेशन में हो और एक सम्मानजनक स्थिति हो, सम्मानजनक पूरे उनको गुट को मिले। सचिन पायलट अब खुद से ज़्यादा अपने समर्थकों के लिए मांग रहे हैं कि उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। यानी अरुण देखिए, अब गेंद तो सीधे सीधे सचिन पायलट की खेमे में चली गई है, लेकिन अशोक गहलोत तो कह चुके हैं 2 महीने एक तरीके से क्वारंटाइन पे चले गए हैं राजनीतिक तौर पर, तो मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस के जो सूत्र वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि वो 2 महीने के लिए किसी से मिलेंगे नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सारा काम करेंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर सचिन पायलट मान जाते हैं, अगर सचिन पायलट तैयार हो जाते हैं, उनकी नाराजगी दूर हो जाती है, एक फार्मूला जो है वो काम कर देता है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और ये केंद्र सुनिश्चित करेगा, यानी AICC सुनिश्चित करेगी। एक बार अगर सचिन पायलट हाँ कह दें तो मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो जाएगा। ये बात केंद्र के जो नेता हैं और जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं उनका कहना था। दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट की जो बार्गेनिंग पावर है वो पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। विधायकों की संख्या भी कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। इसलिए आलाकमान बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं नजर आ रहा है और स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी ऑफर दिया गया है, अगर उस पर वो तैयार हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्दी कर दिया जाएगा। और निगम बोर्ड की जहां तक बात भवानी कर रहे हैं, उसमें एक संख्या निर्धारित करने की छूट सचिन पायलट को नहीं दे रहा है केंद्र भी और नहीं अशोक गहलोत। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन वो उनके समर्थकों को भी जिस तरह से पार्टी में समायोजित किया था, जिस तरह से मंत्रिमंडल में रख रहे हैं, उसी तरह से निगम और बोर्ड में भी उनको प्रतिनिधित्व देंगे। लेकिन आप हाथ पकड़ के फैसले नहीं करा सकते, एक संख्या है, उसी संख्या के आधार पर सबको समायोजित करना होता है मुख्यमंत्री को, और वो निर्णय लेंगे। एक बात जरूर है कि सचिन पायलट की मांग का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन संख्या निर्धारित निगम बोर्ड में करना असंभव है। अब भवानी, अब देखिए, इंतजार रहेगा कि सचिन पायलट अपना स्टैंड कब क्लियर करते हैं। क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि 3 मंत्री पद जो उनको मिल रहे हैं, क्या उसके लिए उनकी रजामंदी है, या जिस तरीके का ऑफर कांग्रेस की तरफ से दिया गया उस ऑफर को स्वीकारते हैं या नहीं, कब तक स्पष्ट हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट मंत्री पद को लेकर बहुत ज़्यादा अड़ेंगे, क्योंकि इस बात को, हकीकत को वो भी जानते हैं कि अभी की परिस्थितियों में 3 से ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है। लेकिन सचिन पायलट जिस बात को लेकर अड़ेंगे, और जो मैं हमारे पास सूचना है, वो ये निगम बोर्ड को लेकर। वो चाहते हैं कि उसमें ये तय हो कि उनके लोगों को कितनी जगह मिली जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई निगम बोर्ड के जो चेयरमैन बनने हैं, वो चेयरमैन का रुतबा मंत्री जैसा ही होता था, वो उनको देखना। दूसरा, वो अब ये भी दबाव बनाएंगे कि संगठन में अपॉइंटमेंट्स होने, वहाँ पर जो बच जाते हैं उनको संगठन में किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स किया जाए। सचिन पायलट ये चाहते हैं कि ऐसा मैसेज चला जाए कि राजस्थान में वो अशोक गहलोत के बराबर के नेता हैं। तो ये मैसेज कैसे जाए? मंत्री पद में तो नहीं जा सकता, तो निगम बोर्ड के जरिए जाए, बाकी कुछ अपॉइंटमेंट्स में जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि महासचिव बनना सचिन पायलट अच्छी तरह से जानते थे कि ये ऑफर उनको ये कभी भी मिल सकता है। ये भवानी, मैं आपको रोक रही हूं, अरुण के पास शायद कोई अपडेट है, कुछ कहना चाह रहे हैं अरुण? देखिए, भवानी जो बात कह रहे थे कि वो चाहते हैं सचिन पायलट की उनको बराबर का दर्जा मिल जाए। कांग्रेस आला कमान से जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग सुलह कमेटी में हैं, उनसे बातचीत मेरी हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज वर्तमान जो है राजस्थान का वो अशोक गहलोत ही हैं, यानी कांग्रेस के नंबर 1 नेता राज्य में अशोक गहलोत हैं। हम चाहते हैं कि सचिन पायलट भी रहें पार्टी में, पार्टी का भविष्य वही है, आगे चल के उन्हीं को पार्टी संभालना है। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि अशोक गहलोत के साथ समन्वय में ही उनको काम करना पड़ेगा, यानी अशोक गहलोत से नाराज होकर उनसे लड़ाई लेकर के सचिन पायलट आगे तक नहीं जा पाएंगे। ये बात आलाकमान ने स्पष्ट कर दी है। देखना होगा कि ये जो ऑफर कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को मिला, उसको लेकर सचिन पायलट का क्या रुख रहता है। बहरहाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। एफआईआर में ट्विटर के अलावा 7 और लोगों के नाम शामिल हैं।
गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटते दिखाई दिए थे। तो अब ये आपको बता दें, गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का जो मामला है, अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। एफआईआर में ट्विटर के अलावा 7 और लोगों के नाम शामिल हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके और अपडेट के साथ। यतेंद्र, ये पूरा मामला जरा बताइएगा और किन किन को एफआईआर में शामिल किया गया है? देखिए, गाजियाबाद का जो मामला है वो साफ तौर पर आपसी मार पिटाई का मामला था, क्योंकि एक जो आरोप थे वो ये थे कि बुजुर्ग थे, उन्होंने कुछ तावीज़ दिए थे आरोपी को और वो तावीज़ों ने काम नहीं किया, इसकी वजह से गुस्सा होकर जो आरोपी है उसने पीड़ित की पिटाई कर दी। लेकिन उसको अलग तरीके से पेश किया गया, उसमें दिखाया गया कि बुजुर्ग की पिटाई दूसरे समुदाय के लोगों ने की है और जब वो पिटाई कर रहे थे तो वे पिटाई करते समय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यानी कि एक भड़काऊ तरीके से उस पोस्ट को डाला गया ट्विटर पर और उसको ट्विटर पर बड़ी तेजी से वायरल भी किया गया। लेकिन ट्विटर ने इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना वायरल होने से रोका गया। जब पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और निकला। जांच में यही आया कि तावीज़ देने के बाद ये मारपिटाई हुई है, तावीज़ों ने अपने काम नहीं किए, तो इससे गुस्सा होकर पीड़ित ने आरोपी की पिटाई कर दी। लेकिन पूरा धार्मिक तौर पर इसको सांप्रदायिक तौर पर रंग देने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें ट्विटर इंडिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि नए आईटी नियम के तहत जो अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना था ट्विटर को भारत में, वो अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है और ये नए आईटी नियमों का उल्लंघन है। हालांकि सरकार ने बार-बार रिमाइंडर भेजा, 25 मई इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन 25 मई तक यानी कि ट्विटर ने अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की कि अनुपालन अधिकारी उसका कौन होगा। हालांकि 5 जून को भी भारत सरकार की तरफ से, आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिमाइंडर ट्विटर को गया था, लेकिन अभी तक इसके बावजूद भी कोई अनुपालन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। हालांकि कल ट्विटर की तरफ से एक मैसेज, जो आधिकारिक बयान था कि उन्होंने अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कर दी, लेकिन उसकी जो जानकारी साझा अभी तक आईटी मिनिस्ट्री के साथ, भारत सरकार के साथ नहीं की है, वो जल्दी कर दी जाएगी। तो ऐसे में सख्त कदम भारत सरकार ने उठाया। जो सुरक्षा संबंधी जो नियम होते हैं जो वो वापस ले लिए गए। ठीक है यतेंद्र, रहिए जरा आप साथ। बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आने के बाद इस पर सियासत भी हुई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए। पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। इस बीच खबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए भारत में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विक्रांत यादव की खबर है कि केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन ही करने की वजह से अब ट्विटर को लीगल इम्यूनिटी यानी कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिल सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत में ट्विटर के खिलाफ आपराधिक मामलों के साथ मानहानि के मामले दर्ज करवाए जा सकेंगे। अब कोई भी यूजर ट्विटर पर भड़काऊ या गैर कानूनी ट्वीट करेगा तो उस मामले में पुलिस अब ट्विटर के अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है और उन पर आपराधिक मामले दर्ज कर सकती है। दरअसल ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरमीडिएरी कंपनी का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें कानून में छूट मिली हुई थी। लेकिन नए आईटी कानून लागू होने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप समेत बाकी सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने यहां जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन ट्विटर इंडिया ने शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए अब तक किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की। हालांकि गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्विटर इंडिया ने कहा कि उसने केंद्र सरकार के नियमों के तहत एक अंतरिम चीफ ऑफिसर की नियुक्ति की है और इसकी पूरी जानकारी वो दूरसंचार मंत्रालय को सीधे देगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।